नमस्ते दोस्तों, नाउ एंड नेक्स्ट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है, जियो पॉलिटिक्स हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हम कवर करते रहते हैं। और अभी जो हॉट टॉपिक है वो है यूएस, ईरान और इजराइल का वॉर। स्टार्टिंग में सबको ऐसी लगा कि फर्स्ट डे जब उनके सुप्रीम लीडर, ईरान की सुप्रीम लीडर की जब हत्या कर दी थी यूएसए ने, ये वॉर खत्म हो जाएगा। या ज्यादा से ज्यादा कब तक लास्ट करेगा, 48 आवर्स, 72 आवर्स, 96 आवर्स। लेकिन अब 2 हफ्ते हो जाएंगे दोस्तों, कुछ दिनों के बाद ये वॉर अभी भी चल रहा है। और ये किसके कारण चल रहा है? इस आदमी के कारण। क्योंकि इन्हें कोई जरूरत नहीं थी फिलहाल में। देखिए, ईरान के खिलाफ वैसे ही मिडल ईस्ट में आक्रोश बढ़ रहा था, प्रोटेस्ट हाइक पे थे। थोड़ा सा ये लोग 6 महीने का समय देते तो परिस्थिति बदल जाती और रिजिम चेंज का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ था शेख हसीना के अगेंस्ट में, या आप नेपाल में देख लो, वैसा हो सकता था ईरान में। लेकिन इन्होंने पेशेंस रखे नहीं। इन्होंने जो उनके सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उनको मार दिया। अब मार दिया, लेकिन वो तरीका क्या था दोस्तों? अभी तक के आप देखिए, अफगानिस्तान में भी जो बड़े बड़े तालिबान के लीडर्स को यूएसए ने मारा, या पाकिस्तान में जो तालिबान के लीडर्स थे, एक ड्रोन स्ट्राइक करके बस उसको मार देते। इसमें सिर्फ सुप्रीम लीडर को नहीं मारा है, कम से कम उनके 22 से 23 कमांडर्स और बहुत ही, आप कह सकते हैं कि हायरार्की में बैठने वाले जो अफसर थे, उनको मारा था। और ये जंग छेड़ना था। देखिए, आप काउंटर ऑपरेशन करते, कुछ भी उसमें कारण बता देते, जैसे कि वेनेजुएला के ऊपर आपने किया, प्रेसिडेंट को उठा के लेके आए। नहीं, ये सिर्फ एक काउंटर ऑपरेशन नहीं था, ये वॉर ही छेड़ दी यूएसए ने। दोनों में फर्क था। आप सुप्रीम लीडर को कुछ और तरीके से भी मार सकते थे, जैसे कि सीआईए ने पास्ट ईयर्स में, आपको क्या लगता है, बड़े बड़े जो वर्ल्ड फोरम में नेता है, उनको अलग अलग तरीके से रास्ते से हटाया है सीआईए ने। वो तो अलग बात है, सीआईए मानता नहीं है। वैसे करके भी आप सुप्रीम लीडर को उनके हटा सकते थे रास्ते से, या उनका तख्त पलट कर सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं, उन्होंने वॉर छेड़ दिया अमेरिका ने। और अब उसके कारण ये हो रहा है कि मिडिल ईस्ट का पूरा वातावरण खराब हो चुका है, सप्लाई चेन जैम हो चुकी है। इसी को लेके आज का हमारा वीडियो है दोस्तों। करंट सिचुएशन के ऊपर तो आएंगे, लेकिन एक स्टोरी लाइन देख लेते हैं दोस्तों पहले। The US and Israel first launched an attack on Iran on 28 February, targeting its missile infrastructure, military sites, and leadership in the capital Tehran and across the country. जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि सुन्नी मुसलमानों के लिए मक्का मदीना जितना इंपॉर्टेंट है, शिया मुसलमानों के लिए तेहरान उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो शिया मुसलमान के ज्यादातर धर्म गुरु है वो तेहरान में रहते हैं। और जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, वो बस सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं थे, एक शिया कम्युनिटी का भी एक बड़ा तबका है, अराउंड 80-90%, जो उनको एक है ना अपना धर्म गुरु मानता था। और जब अमेरिका और इजराइल ने उनके ऊपर स्ट्राइक्स किए, तो शिया मुसलमानों को लगा कि ये उनके ऊपर बहुत बड़ा हमला है। तो अभी वो लोग उस नजरिए से यूएस और इजराइल को देख रहे हैं। 28 फरवरी को इसकी शुरुआत हो गई थी। सबसे पहले जो उनके आयतुल्ला खमेनी थे, उनको मार दिया गया, उनके सारे कमांडर्स को मार दिया गया। आईआरजीसी की जो हायर लीडरशिप थी, उनको भी साफ कर दिया। अब इजराइल और यूएस को क्या लगा कि जो जनता है, जो पहले से ही रिजीम से परेशान थी, वो रस्तों पे आ जाएगी और है ना खुद ही अपने सरकार के अगेंस्ट में आंदोलन करके उनको हटा देगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। उसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान का जो पलटवार था वो इस बार अलग था दोस्तों। क्या अलग था? Iran has continued to respond by launching attacks on Israel and US allied states in the Gulf, which have extended to non-military targets, including civilian sites and energy facilities. इजराइल को ये लगा और यूएस को भी ये लगा कि ईरान क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा इजराइल के ऊपर हमला करेगा, जो कि पिछले 7 महीने पहले वो कर चुके थे। तो इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है और बाकी के एयर डिफेंस सिस्टम है, जिससे है ना वो खुद की रक्षा कर लेगा। लेकिन इस बार हुआ उल्टा दोस्तों। ईरान ने जो उनके नेबरिंग गल्फ कंट्रीज थे, उनके ऊपर हमला कर दिया। जो उनके एनर्जी साइट्स थे, वहां पे हमला कर दिया। ऑयल फैसिलिटीज या बाकी जो ऑयल रिफाइनरीज थी, उनको टारगेट बनाया। और अमेरिकन एम्बेसीज हो या जो भी अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या क्या कह सकते हैं कि अमेरिका का जहां पे 1% स्टेक भी हो ना, वहां पे हमला किया। और ये कंप्लीटली डिफरेंट था जो 7 महीने पहले ईरान ने जो स्ट्राइक्स की थी इजराइल में। इस बार उन्होंने कतर हो, यूएई हो, आपका ओमान हो, किसी को नहीं छोड़ा। उनको पता था कि सबसे ज्यादा हम प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम तो न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया या अलास्का तक के तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम हमारे नेबरिंग जो गल्फ कंट्री से वहां तक के तो पहुंच सकते हैं, जहां पे फुटप्रिंट है यूएसए का। वहां पे उन्होंने हमला चालू किया। और अभी भी आप दोनों इस सिनेरियो में देखो,
इजराइल के तेल अवीव और जेरूसलेम और बाकी जगहों पे तो हमला हो रहा है, लेकिन गल्फ कंट्रीज को ज्यादा हमला हो रहा है। जो मैं कह रहा था दोस्तों आपको, देयर हैव आल्सो बीन स्ट्राइक्स इन कंट्रीज होस्टिंग यूएस बेसिस, कतर, बहरीन, जॉर्डन, यूएई एंड कुवैत एंड यूएस अलाइड, ओमान एंड सऊदी अरेबिया। At least 10 people have been killed across the Gulf so far. Most of them security personnel or foreign workers. Of the Gulf states, Bahrain has reported the highest number of casualties from a single strike on 9 March. 23 civilians were reported injured, including 4 children. अब आप मुझे बताइए, ये जो युद्ध चल रहा है इजराइल, यूएस और ईरान के बीच का, लेकिन 23 सिविलियन घायल है बहरीन के। अब बहरीन का तो कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ईरान ने बहरीन के ऊपर भी हमला किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बहरीन मदद कर रहा है यूएसए को, अपनी एयर स्पेस देके और बाकी की जमीन भी देके। The week prior, drone hit the US embassy in Saudi Arabia's capital Riyadh, and a drone also hit a car park adjacent to the US consulate in Dubai. अब ये पूरी स्टोरी क्या है दोस्तों, हम देखते हैं। स्टोरी ऐसी है दोस्तों कि पिछले कई सालों से सऊदी अरेबिया एक स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड बन चुका है यूएसए के लिए, जो कि परेशान कर रहा है ईरान को। अब ईरान ये शिया मुसलमान कंट्री है और जो सऊदी अरेबिया है वो सुन्नी मुसलमान कंट्री है। पहले से ही सऊदी अरेबिया और यूएसए की एक पार्टनरशिप रही है। आप देखिए, जितने भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स है आर्मरी में जो सऊदी अरेबिया के पास है, दैट इज 80% 90% फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एफ की सीरीज देख लो आप, फाइटर जेट्स की, या बाकी आप मिसाइल सिस्टम देख लो। उसके बाद जो थार्ड है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये सब सऊदी अरेबिया के पास कैसे आया? ये यूएसए ने उनको दिया। और अब मुझे बताइए, यूएसए को इतने वेपन सऊदी अरेबिया को देने की जरूरत क्या है? राइट? ऐसा कहा जाता है कि अरब वर्ल्ड में सऊदी अरेबिया से तो कोई पंगा नहीं रखना चाहता। ये सब इसलिए दिया गया है दोस्तों, टू काउंटर ईरान। सऊदी अरेबिया को पहले दिन से यूएसए आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई करता था, कि उन्हें पता था कि जब हम ईरान के अगेंस्ट में युद्ध लड़ेंगे तो सऊदी अरेबिया हमको मदद करेगा। इसीलिए पहले दिन से आर्म्स एंड एम्युनिशन दिए गए सऊदी अरेबिया को। और आज वही सऊदी अरेबिया अपना एयर स्पेस यूएसए को दे रहा है टू फाइट अगेंस्ट ईरान। वही सऊदी अरेबिया अपना एयर स्पेस इजराइल के लोगों को दे रहा है। सऊदी अरेबिया में एक बहुत बड़ा तबका है जो यहूदी लोगों को अपना दुश्मन मानता है, लेकिन सऊदी अरेबिया की रिजीम अपना एयर स्पेस खाली रख रही है इजरायली एयरफोर्स के लिए और यूएस एयरफोर्स के लिए। और ये क्यों हो रहा है? शिया सुन्नी का फैक्टर। और ये शुरू किसने किया? यूएसए ने शुरू किया दोस्तों। उन्हें पता था ईरान एक, और ये झगड़ा जो है शिया सुन्नी का, ये अभी का नहीं है दोस्तों, ये हजारों साल से लड़ाई चल रही है और इसको चिंगारी दे रहा है यूएसए। और ये अभी से नहीं दे रहा है, ये ट्रम्प के वक्त से नहीं चल रहा है दोस्तों, ये बहुत ही अर्ली 2000 से ज्यादा हो रहा है। उन्हें पता था कि कभी ना कभी हमें ईरान को टैकल करना पड़ेगा और ईरान को टैकल करने के लिए कोई हमें बड़ा अरब देश हमारे फेवर में चाहिए। तो फिर उन्होंने इस पॉइंट को और भी यूटिलाइज किया, शिया सुन्नी के फैक्टर को। बिकॉज आप तो जानते हैं ईरान ये शिया कंट्री है, सऊदी अरेबिया सुन्नी कंट्री है, और बाकी के जो कंट्रीज है मेजोरिटी जो है वो सुन्नी मुसलमान कंट्रीज की है। तो उन्हें अपने तरफ यूएसए ने ऑलरेडी कर लिया है, अपने तरफ और इजराइल की तरफ। मैप के जरिए मैं दोस्तों आपको समझाता हूं फिलहाल में सिचुएशन क्या चल रही है। ये है पर्शियन गल्फ, राइट, जिसमें भयानक युद्ध चल रहा है। कई सारे जो ईरानियन शिप्स थे वो सिंक कर दिए गए हैं। इसका कारण यह है कि जो ऑयल प्राइसेस एशिया में बढ़ रहे हैं, या जो गैसेस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एलपीजी के आप सिलेंडर देख लीजिए कि अवेलेबिलिटी इशू अब शुरू होने वाला है। उसका रीजन है ये जो एरिया है पर्शियन गल्फ और ये पूरा तबका, यहां पे खून खराबा चालू हो गया। पहले ये जो युद्ध का जो फर्स्ट स्टेज था, इट्स ऑल अबाउट एयरफोर्स, कि यूएस एयरफोर्स आती थी, ईरान के ऊपर बम गिराते थे, इजरायली एयरफोर्स आती थी। अब यहां पे देख लीजिए इजराइल है कहां का? इजराइल यहां पे है, राइट। और ये जो सब पूरा वातावरण खराब है वो ये मेडिटेरियन सी में नहीं है, वो वातावरण खराब चल रहा है अरेबियन सी और आपके पर्शियन गल्फ में। क्योंकि जब इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो ईरान ने क्या किया? बिकॉज ईरान ने तो इजराइल के ऊपर हमले जरूर किए, बट डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना दोस्तों। तो ईरान ने फिर क्या किया, जो ये यूएस के बेसिस है, फिर वो कतर में हो, यूएई में हो, टू एन एक्सटेंड आप कह सकते हैं कि ओमान में हो, यहां पे है ना बम बरसाने शुरू कर दिए। अब यहां पे जब एरियल अटैक शुरू हो गए या नेवी के अटैक शुरू हो गए, और अभी तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा
पूरा ये जो एरिया है, मैं आपको और अच्छी तरह से समझाता हूं दोस्तों। ये जो पूरा एरिया है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहां पे अब माइंस बिछाना शुरू कर दिया है ईरान ने, एंड दैट इज मच मोर डेंजरस। न्यूज में ये बात आना ही बड़ा खतरनाक है दोस्तों कि ईरान ने यहां पे माइंस बिछाना शुरू कर दिया। अगर ईरान ने सही में ये काम किया दोस्तों, तो ये वॉर रुक भी जाए तो भी प्राइवेट सप्लायर जो है वो यहां पे जाएंगे ही नहीं, डर के मारे। कौन अपने मौत से खेलेगा दोस्तों? जो भी प्राइवेट वेसल्स है, आपको क्या लगता है उनमें इतनी हिम्मत है जब उनको ये न्यूज़पेपर में वो पढ़ेंगे कि यार माइंस बिछी हुई है? तो जिनको लगता है कि युद्ध रुकने के बाद सब ठीक हो जाएगा, आप युद्ध रुकने तो दीजिए, फिर आपको पता चलेगा प्राइसेस कहां पहुंच चुके। बैरल्स के तो रेट ऐसे ही चल रहे हैं ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये दिक्कत है दोस्तों, और अनफॉर्चुनेटली हम हैं यहां पे। हम यहां होने के कारण हमारा पूरा एक्सेस जो है वो ये है, ये पूरा एरिया हमारे एक्सेस में है। मतलब जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, ज्यादातर हमारे जो सी पोर्ट भी है दोस्तों, ट्रेड के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं मैं, वो है कहां? वो यहां पे है दोस्तों। ज्यादातर जो सी पोर्ट्स हमारे हैं वो यहां पे है। ये पूरा जो आपका आर्क है, ये वेस्टर्न आर्क जिसको हम कहते हैं, जहां पे आपका गुजरात आता है, महाराष्ट्र, राइट। अब यहां से कनेक्टिविटी ये जो चल रही थी ये ब्रेक डाउन हो गई है, ये कनेक्टिविटी ब्रेक डाउन हो गई, इसीलिए प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और जो ये खून खराबा यूएसए और इजराइल ने चालू कर दिया यहां पे, ये जल्दी खत्म तो होगा नहीं। होने के बाद भी जो डर का माहौल रहेगा दोस्तों, वो कई महीनों तक चलेगा। अब दूसरा रास्ता ये आ जाता है दोस्तों, अब अनफॉर्चुनेटली हमारे टर्की के साथ भी इतने अच्छे रिलेशन नहीं है। अगर हम ये जो पार्ट है यहां से ट्रेड शुरू करते हैं, तो रेड सी को हम काम में ला सकते हैं। ये जो रेड सी है इसको हम फिलहाल में काम में ला सकते हैं, लेकिन अगेन हमें बड़ा ही वेस्टर्न कंट्रीज से ट्रेड चालू करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग ट्रेड तो हमारा ब्लॉक है ज्यादातर इस मिडल ईस्ट में, यहां से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी और रेड सी को फिर हम काम में ला सकते हैं। आप जानते हैं ऊपर तो रशिया है, रशिया आपको भेजेगा भी तो भी पूरा गोल घूम के भेजेगा, या तो ब्लैक सी का इस्तेमाल करते हुए या पूरा ऐसा। तो बड़ा समय लगेगा दोस्तों, कि जो लोग कह रहे हैं कि रशियन ऑयल आ जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो सुप्रीम लीडर खेमानी के जो सुपुत्र थे, मोज्तबा खेमेनी, अभी ये है सुप्रीम लीडर ईरान के। ट्रंप का कहना है कि हम इन्हें मानते नहीं और हम इन्हें सुप्रीम लीडर कभी रिकॉग्नाइज करेंगे नहीं। अगर ये डिसीजन थोपा गया हमारे ऊपर तो हम एयर स्ट्राइक या और कोई माध्यम से इनको भी मार देंगे। तो इसलिए इनकी भी सिक्योरिटी अब आईआरजीसी ने बढ़ा दी है। Following Khamenei's death on 8 March, his son Mojtaba Khamenei was appointed as his successor. The US and Israel have continued to target key sites linked to Iran's nuclear program. Iran has repeatedly insisted its nuclear program is entirely peaceful. जैसे कि आपको पता है कि ये युद्ध की जो शुरुआत हुई थी, कारण यही था दोस्तों कि एक तो ईरान चाहता था कि उनके पास न्यूक्लियर एनर्जी आए। अब यूएस का कहना ऐसा था कि वो जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका गलत इस्तेमाल ईरान करेगा, न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा, क्योंकि एक बहुत ज्यादा प्रमाण में यूरेनियम मिला हुआ था और इंटेलिजेंस भी ऐसा था सीआईए के पास और मोसाद के पास कि बहुत ही मेजर क्वांटिटी में यूरेनियम है। दोस्तों आप सबको पता ही है कि न्यूक्लियर वेपन्स में सबसे प्राइमरी कंपोनेंट यूरेनियम होता है, फिर थोरियम और फिर बाकी लोगों का रोल आता है। वो ईरान के पास था और वो सभी के लिए खतरनाक हो जाता मिडिल ईस्ट में। आपको दोस्तों पता ही है कि एक ही दुनिया में इस्लामिक नेशन है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, और अनफॉर्चुनेटली वो देश हमारा नेबर है, दैट इज पाकिस्तान। और दूसरा कोई इस्लामिक नेशन के हाथ में अगर न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते तो बड़ा ही खतरनाक हो जाएगा। ये यूएसए और इजराइल को पता था और उनके पास एक सिग्निफिकेंट इंटेलिजेंस भी था। तो पिछले साल B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके एयर स्ट्राइक की थी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान में। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर साइट्स पे हमला तो कर दिया ईरान में, लेकिन कुछ दिनों के बाद यह पता चला कि पूरी तरह से यूरेनियम साइट्स जो थे वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए, अभी भी एक मेजर क्वांटिटी में यूरेनियम अवेलेबल है। तो उसके बाद इंटेलिजेंस गैदर किया गया। ऐसा कहते हैं दोस्तों पिछले एक साल में इतने एजेंट्स प्लान किए हैं सीआईए और मोसाद में ईरान में कि आज तक इतने कोई भी देश में इतने एजेंट्स प्लान नहीं हुए। लेकिन तो भी एक सिग्निफिकेंट इंटेलिजेंस अभी तक के नहीं मिल पाई है कि बचे हुए न्यूक्लियर साइट्स है का। यूएसए दावा जरूर कर रहा है कि हमने है ना सुप्रीम लीडर को मारने के बाद कई जगहों पे एयर स्ट्राइक की है,
लेकिन अभी तक कि उसने ये कंफर्मेशन नहीं दी है कि सब न्यूक्लियर प्लांट्स खत्म हो चुके हैं, जो भी प्रोग्राम था वो पूरी तरीके से 100% डिमोलिश हो चुका है, ये अभी तक के कोई कह नहीं रहा। उसके बाद सबसे बड़ी जड़ ये है दोस्तों, अब्राहम लिंकन, जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो फिलहाल में पर्शियन गल्फ के आसपास घूम रहा है। और ये पर्शियन गल्फ के आसपास घूम रहा है, इसका भी डर बहुत सारे प्राइवेट वेसल्स को है। ये दुनिया का तो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन वन ऑफ द डेंजरस भी है। जब अब्राहम लिंकन अपनी फुल कैपेसिटी इस्तेमाल करना शुरू कर देगा ना दोस्तों, 100% पे, आप देखना कितना खून खराबा शुरू हो जाएगा। नॉट ओनली इन पर्शियन गल्फ, वो पूरा आसपास का एरिया है वहां पे। इसका भी बहुत बड़ा डर है। अभी तक के कह रहे हैं कि कुछ ही जो फाइटर जेट्स है यहां से उड़ाए गए हैं और ईरान में एयर स्ट्राइक की फुल कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं की यूएसए ने, लेकिन जब वो करेगा तो और भी ज्यादा खून खराबा समुद्र में देखने को मिलेगा, और उसका इफेक्ट ये रहेगा कि जो भी एग्जिस्टिंग ट्रेड आसपास से चल रहा है वो और नीचे आएगा। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो कोई भी टॉपिक पे आपको सुनना होगा तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं और मेरी टीम कोशिश करेंगे कि वो वीडियो आपके लिए अवेलेबल कर सके। थैंक यू।